thank you very much everybody for coming. Uh, it's always very nice to meet you all. बस्तर एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है और हम आप लोगों का उसमें पूरा साथ और सहकार चाहते हैं क्योंकि ये फिल्म लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें लगता है। जब मैंने पहली बार सुदीप्तो दादा ने मुझे बस्तर का जो रिसर्च दिया था उसमें मैंने कुछ चौंकाने वाली चीज़ें देखी थी और मैंने कई लोगों से ये बात शेयर भी की है। मैं आप लोगों से भी एक बार फिर शेयर करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि 76 जवानों को वहाँ शहीद किया गया और उसका JNU में एक सेलिब्रेशन हुआ, ये हम सबको पता है। लेकिन उस रिसर्च में मैंने देखा कि 4 महीने के एक बच्चे को सर पे लोहे का सलिया मार के मार दिया गया। 8 बच्चों को उनकी माँओं से छीन के आग में फेंक के जिंदा जला दिया गया। और कई ऐसे एपिसोड, कभी 52 जवानों को मारा, कभी 36 जवानों को शहीद किया, कभी 10 पुलिस वालों को शहीद किया। एक निरंतर हिंसा का माहौल वहाँ पे चलता रहा। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, आज वहाँ पे एक व्यक्ति को मार दिया गया इस धारणा पे कि वो एक पुलिस का इन्फॉर्मर था। पिछले महीने में 14 लोगों से ज़्यादा को मार दिया गया, जिसमें 4 हमारे जवान भी थे। और इसका एक दूसरा पहलू मैंने देखा कि वहाँ बस्तर में आप सड़कें नहीं बना सकते। सड़कें बनाएंगे तो नक्सली गोली मार देंगे, स्कूल बनाने जाएंगे तो बम लगा के उड़ा देंगे, अस्पताल नहीं बनाने देंगे, मोबाइल टावर नहीं लगाने देंगे, पानी की लाइनें नहीं बिछाने देंगे। तो बहुत और इनको जो शहरों में बैठे हुए जो लेफ्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कहने की कोशिश, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ये गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये गरीबों के लिए सरकार की एट्रॉसिटीज से लड़के गरीबों का विकास करने के लिए वहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो ये कैसा विकास है जिसमें आप सड़कें नहीं बनने देते, स्कूल नहीं बनने देते, अस्पताल नहीं बनने देते। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस हमारे देश को नुकसान पहुँचाने के लिए ऑपरेट कर रहा है, शहरों में भी और बस्तर में भी नक्सलियों द्वारा। तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि भारत का झंडा आप बस्तर में नहीं फहरा सकते। पिछले साल 19 स्कूलों में 15 अगस्त को बस्तर पे भारत का झंडा फहराया गया, जिसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया। लेकिन 3500 गांव आज भी ऐसे हैं जहां हम भारत का झंडा नहीं फहरा सकते। तो ये कितनी चिंता की बात है, ये हमें सोचना चाहिए। वहाँ एक नियम बनाया गया है कि हर फैमिली को अपना एक बच्चा नक्सलियों को देना पड़ेगा और अगर नहीं दिया तो पूरे फैमिली को मार देंगे। और ये लोग बात करते हैं कि हम गरीबों के विकास के लिए यहाँ हैं या गरीबों को बचाने के लिए यहाँ हैं। तो मुझे लगा कि एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है दशकों से, उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश को इस विषय के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है। बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम कहीं पहुँचे हैं और ये देश ये फिल्म देखेगा। आप सब लोग अगर ये फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक नया नज़रिया हम सबके सामने खुलेगा और हम सबको मिल के कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो समस्या है नक्सलवाद की, उसे हम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें। आज की तारीख में ये समस्या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। पहले भी जो फिल्में बनाता था, चाहे हॉलीडे हो, चाहे नमस्ते लंदन हो, चाहे कमांडो हो, फोर्स हो, उसमें भी एक पेट्रियाटिक कलर होता था। राइट। मैं शुरू से मतलब बचपन से मैं एक पेट्रियाटिक इंसान हूँ, मेरे देश से बहुत प्यार करता हूँ और अब उस पेट्रियाटिज्म का कलर बदला है। सुदीप्तो दादा के साथ ये दूसरी फिल्म है केरला स्टोरी और ये इन दोनों फिल्मों में भारत देश के अंदर जो लोग रह के भारत को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने का एक बिल्कुल नया नज़रिया, एक नए ट्रीटमेंट के साथ हम फिल्म बना रहे हैं। पर जज्बा वही है जो 20 सालों से मैं मेरी फिल्मों में कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। क्या बात है। पर ये एक नए अंदाज में, नया स्क्रीन प्ले, नया स्टोरी टेलिंग, एक नए नैरेटिव के साथ, बहुत बोल्ड, बहुत फियरलेस नैरेटिव के साथ हम ये फिल्में बनाते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी फिल्में भी हैं क्योंकि ये ट्रू स्टोरीज़ हैं, और मुझे इसीलिए ये ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं क्योंकि ये हम भारत की, जो भारत के अंदर बैठे हुए भारत के दुश्मनों को एक्सपोज कर पाते हैं इन फिल्मों में, और उससे कुछ बदलाव भी आता है। केरला स्टोरी की वजह से मैं आज बहुत सुनता हूँ कि बहुत कुछ बदला है, तो आई थिंक कि ये फिल्म भी बहुत कुछ बदलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। सो लेट्स सी। पर आज खैर मुझे लगता है कि ये सारी बातें मैं पहले भी बोल चुका हूँ जी। सबको नमस्कार। मेरी इंस्पिरेशन आप सब है, इसलिए कि मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। सीरियसली सही मायने में आप लोगों को अगर साथ नहीं मिलता तो केरला स्टोरी इतने बड़ी फिल्म नहीं होता। केरला स्टोरी 2023 की अनप्रेसिडेंटेड ब्लॉकबस्टर था। वुमेन सेंट्रिक फिल्मों में इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे बड़ी फिल्म था। तो जब केरला स्टोरी जब बन के तैयार था और पहले बार आप लोगों के सामने हम आए, और अगले दिन जो रिपोर्ट्स आए न्यूज़पेपर में बहुत डिप्रेसिंग था। हमें लगा था कि शायद हमने सही डिसीजन नहीं लिया। हमें लग रहा था कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ एक साजिश जो रचा गया था उसको एक्सपोज करने के बाद हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पहले 2 दिन इतना ज़्यादा ल्यूकवार्म सा एक रेस्पॉन्सेस था। लेकिन जब आप लोगों ने सब फिल्म देखे और उसके बाद जिस तरह सपोर्ट आप लोगों को मिलता गया, भारत की हर कोने में हम गए, मतलब मैं आप लोगों को अगर वो एक्सपीरियंसेस बताते जाऊं तो मुझे ये आज पूरे समय इसमें लग जाएगा कि क्या क्या हम लोगों ने लोगों के अंदर मैडनेस देखा, लोगों के अंदर एक रॉ इमोशन देखा। मतलब और ये मालूम है कि ये आप लोगों की सपोर्ट के बिना, आप लोग अगर हमारी फिल्म के बारे में नहीं लिखते, नहीं अच्छे बातें करते, तो केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल नहीं होता। ये इसमें हमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने के लिए कि आप लोग हमारी केरला स्टोरी की ब्रांड एम्बेसडर थे। आप सब अब आए बस्तार। जब केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल हुआ और विपुल जी के साथ जब हम एक साथ 2-3 फिल्म बनाने के लिए एक प्लान कर रहे थे, तो हमें इमीडिएटली लगा कि बस्तार की ये सही कहानी बताना चाहिए। आप सब जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं बस्तार के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मुझे डाउट है कि आप लोग बस्तार जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सदर्न पार्ट की 6-7 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक रीजन है जिसको बस्तार बोला जाता है। और वहाँ पे कुछ नक्सलवादियों की प्रॉब्लम है, माओइस्टों का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। इसके बारे में कभी कभी आप लोगों की कलम में वो बाहर आए। जब बड़े बड़े घटना घटे, जब टाटमेटला में जो 76 जवानों को मार दिया गया था, या रानी बदली में जब 52 जवानों को मार दिया गया था, जब हमारे गढ़चिरौली में 52 जवानों को 35 जवानों को मार दिया गया था, ये सारे खबर आप लोगों ने बहुत बारीकी से छापे। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 55 साल में हर दिन हर मोमेंट में बस्तर की लोग, आम जनता, गरीब लोग, ट्राइबल्स एक दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, और जिसके नतीजे कि पिछले 10-12 साल में 12-15 हज़ार लोगों की मौत हुई है, और जिसमें बहुत संख्या में हमारी देश की सिपाही थे। तो ये कहानी मैं बहुत दिन से, मेरा बचपन से इस कहानी को मैं फॉलो करते आया। आप समझ गए, आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड बंगाल है, और ये मूवमेंट की आइडियोलॉजी सबसे पहले हमारे देश में बंगाल में आया था। तो मैं बारीकी से इस आंदोलन को फॉलो करता गया, और जब पूरे इंडिया से इसको छोटे होते होते सेंट्रल इंडिया की बस्तार को सेंटर करके ये फैलता गया, तब जाके मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे फिल्म बनाना चाहिए। इसलिए कि ये जो साजिश बस्तार के अंदर एक देश की सबसे बड़े साजिशों में एक साजिश रचा गया, जिसके लिए 50 से 55 हज़ार लोग पिछले 55 साल में जान दी, बंगाल से लेकर केरला तक। इसकी कहानी बोलने का सही समय आया। तो मेरे सारे बातों पे जो भी आप लोगों को जानना है, आप ट्रेलर देखें, सॉन्ग रिलीज के बाद जो भी सवाल है आप करते रहिएगा, हम उसके जवाब देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, केरल स्टोरी हमारे लिए कोई पॉलिटिकल एफर्ट नहीं था। हम
पूरे फिल्म में एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, एक मैनिपुलेटिव कन्वर्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी 3 लड़की की कहानी के जरिए हमने हजारों लाखों लड़कियों की कहानी बोलने की कोशिश की। वो 3 लड़की में एक लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में है। एक लड़की जो खुदकुशी की थी, उसकी माँ बाप आज भी जस्टिस के लिए वेट कर रहा है। एक लड़की जिसके साथ बार बार रेप हुई है, वो लड़की भी आज जस्टिस के लिए वेट कर रहा है, जो फिल्म की एंड में आके ये तीनों लड़की कैमरा के सामने, हमारी कैमरा के सामने बोलते हैं। तो ये एक इंसानियत की जर्नी था हमारे लिए, ये केरल की कहानी बोलना। एग्जैक्टली सेम वे बस्तर में हम उन लाखों लोगों की कहानी बोलने की कोशिश की, जिनमें से कुछ आवाज़ आज आप सुनेंगे, जो आए हैं बस्तर की गांव से 2 दिन 3 दिन जर्नी करके वो लोग पहुँचे हैं। उनमें से ज़्यादातर आज पहले बार हवाई जहाज में चढ़े हैं। ऐसे लोगों के सामने उनकी फैमिली की कोई ना कोई जान दिए हैं इस दहशत में, इस वायलेंस में। तो आज की स्टार वो लोग हैं। तो बस्तर भी सिमिलरली इस देश के लिए हमारी एक गिफ्ट है कि हम चाहते हैं हर इंसान को बस्तर के बारे में पता चले, और बस्तर की लोग ये ना सोचे कि हम अकेले हैं। दिल्ली या बॉम्बे में बैठ के लोग हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। जो उनकी धारणाएं बहुत दिन से था, आज भी है। हमारी फिल्म, हमें आशा है कि इस धारणा को तोड़ेंगे और ये बताएंगे कि पूरे देश उनके साथ है। नमस्ते, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। एंड पहली बात तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हॉरर मूवी करो, अभी मैंने किया है तो आप प्लीज़ जाके देखो। ऑफ कोर्स मैंने जो पहले हॉरर मूवी किया था वो फिक्शनल था, ये रियल लाइफ पे है। एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि ट्रेलर देखने के बाद सबको अच्छा लगा, पर बहुत सारे लोग बोले इतनी डरावनी फिल्म आप क्यों कर रहे हो, कैसे कोई देखेगा। एंड डरावनी है, एंड डरावनी होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे 76 जवान जिनको मारा गया था, तो वो एज अ लाइन ऑलरेडी डरावनी है। तो अगर आप फिल्म में ट्रांसलेट कर रहे हो तो बड़ा मुझे विश्वास है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल के स्ट्रॉन्ग है, एंड आप ही वो हो जो उन तक लेके जा सकते हो। जैसे सर ने कहा कि केरला स्टोरी भी हम लोग एक्चुअली जब बना रहे थे, जब सर से पहली मीटिंग हुई थी, ही सेड दैट वी आर मेकिंग अ स्मॉल फेस्टिवल फिल्म, एंड इट्स अ स्मॉल इंटीमेट फेस्टिवल फिल्म जो शायद कुछ फेस्टिवल्स में रिलीज़ होगी। हम लोग ने सब पूरी जान लगा के एक्टिंग करी थी तब, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप लोग ने इतना बड़ा बना दिया, भारत के सभी ने इतना बड़ा बना दिया। एंड विद बस्तर, आई रिमेंबर केरला स्टोरी का पहला दिन आई वॉज देयर, एक रूम में हमारा शूट था, वो जेल का सीक्वेंस, एंड मेरे सामने 3 लोग थे। बस्तर में मैं पहले दिन गई एंड 150 एक्टर्स थे सेट पे, तो या तो सब नहीं आ पाए, ऑफ कोर्स वी वुडंट फिट ऑन द स्टेज। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल दी एक्टर्स हु आर नॉट प्रेजेंट हियर। बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे फिल्म में, तो आई रियली होप कि आप लोग फिल्म देखें और सपोर्ट करें। और आई हैव टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। ट्रेलर देखने के बाद मीडिया वालों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, एंड आप लोग ही वो ज़रिया हो जो हम एक्टर्स को या हमारी मूवी आप लेके जा सकते हो ऑडियंस तक। तो आपका ओपिनियन एक्चुअली वो लोगों का ओपिनियन इन्फ्लुएंस होता है आपके ओपिनियन से। तो आई नो दैट यू गाइज विल रियली टेक दिस टू द राइट प्लेस। थैंक यू। जब मुझे बस्तर के लिए बात की गई, मुझे बुलाया गया और मैंने सुना बस्तर पे फिल्म बन रही है, तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि मैंने जब चीज़ें सुनी, मैंने जब चीज़ें पढ़ी, मेरा सबसे पहला ऐसा बोलते हैं ना आपका मन हो जाता है। मतलब मैं तो, अगर मैं भोपाल में जन्मी हूँ और मुझे मेरे ही हक नहीं मिले, मैं किससे जाकर बोलूँगी? पहले अपने परिवार से, फिर अपने लोगों से। क्या करूँगी? ज़िद करूँगी, कोशिश करूँगी, लड़ूंगी, नहीं होगा तो क्या होगा? हेल्पलेस फील होगा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग जो बस्तर में रहते हैं, उन लोगों को उन्हीं के हक नहीं मिल रहे हैं। एक आम जिंदगी जीने की जद्दोजहद में वो लोग क्या क्या मतलब फेस कर रहे हैं, कितने पेन से होकर गुजर रहे हैं। और एज पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, मुझे इन सब चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं थी। तो जब बस्तर की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, तब मुझे अंदर से लगा कि अगर मैं ये बात का हिस्सा नहीं बन पाई, अगर मैंने ये बात आगे बढ़कर नहीं कही, कलाकार होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने कला से, अपने आर्ट से आगे बढ़कर कुछ चीज़ सोसाइटी में दे सकूँ। तो बस्तर वो चीज़ थी जो मेरे अंदर से ऐसे पहला इंस्टिंक्ट आया कि नहीं यार, ये करना है। कई माँओं की कहानियाँ बतानी है, बस्तर में क्या हो रहा है वो बताना है। और कैसे बता सकते हैं? इससे अच्छा ज़रिया नहीं हो सकता,
क्योंकि आपको बोलते हैं ना, सच बोलने के लिए आप 2 बातें सच कहते हैं, कोई ज़्यादा लोग नहीं सुनना चाहते। तो हर चीज़ में मिलावट होने लगी है, पुराना ज़माना जा चुका है। पहले चीज़ें बहुत प्योरिटी से मिलती थी, अब नहीं मिलती हैं। तो अगर इतने बड़ी चीज़ का हिस्सा अब बन सके तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। उस दिन रविवार था और इट वाज अ हॉलीडे, और वहाँ ऑफिस से फ़ोन आता है कि जवानों को इकट्ठा करो क्योंकि नक्सलियों ने गांव के लोगों को बंदी बना कर रखा हो। तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और नक्सली ये जानते थे कि अगर गांव लोगों को अगर हम बंदी बना कर रखेंगे तो ये लोग भागकर ज़रूर आएंगे उनको बचाने के लिए। ये उनका प्री प्लान था। तो उन्होंने क्या किया कि रोड पे ही बहुत बड़ा बॉम्ब को पहले ही प्लान करके रखे हुए थे। जैसी गाड़ी पार हुई है वो बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया उन्होंने गाड़ी। उस दिन 23 जो थे मेरे पापा भी थे उसमें वो शहीद हुए। और ऐसे हम पुलिस लाइन में रहते थे जो बहुत ही पास था, और पुलिस लाइन को कांटेक्ट करना बहुत आसान था क्योंकि उस वक्त पे टेलीफोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये बात 2000 की है। तो उस वक्त जो पास में होते थे उनको जल्द से बुलाया गया और वो लोग गए, और उस रोज़ जो है पूरे घर में लाशों से भरा हुआ था वो पूरा कॉलोनी। और बॉम्ब ब्लास्ट में कईयों के बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले थे। तो ये जो दिखाया था एकदम ताज़ा हो गया था, इसलिए आई कुड नॉट कंट्रोल, आई गॉट वेरी ओवरवेल्म्ड। आई एम सॉरी, बट आई एम ग्लैड कि आपने ये बनाया है। आई एम वेरी थैंकफुल कि वाकई में जो हमारा बस्तर का जो जवान है, जो सहते हैं, जबकि नक्सली एक भारतीय ही है और अपने ही लोगों को वो लोग ऐसे मारते हैं। और हमारे देश मतलब हमारे जवानों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए। और ये स्टोरी से आप जानिए कि सच में ये सच बात है, ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा है, हम पे बीती है ये बात। आज पहली बार इतने लोगों के सामने आई हूँ, कभी माइक में भी नहीं बोली हूँ। उस दिन कांग्रेस परिवर्तन यात्रा में ये महेंद्र कर्मा के फॉलो गार्ड में थे, उन्हीं के साथ गए थे सुकमा, और वापस आते समय उनको नक्सली हमला कर दिए और उसमें वो गड्ढा में थे, उसमें उसको गोली लग गई और वो नहीं बचे। हम लोग तो इंतज़ार करते रहे आएंगे बोल के उनको, लेकिन दूसरे दिन पता चला हम लोग को 36 घंटा होने के बाद हम लोग को पता चला कि वो अभी नहीं रहे बोल के। और हम लोग को नाम भी नहीं पता, जो ये वो कर रहे हैं, प्रस्तुत करवा रहे हैं, नाम तो नहीं बोल पा रहे हो। तो वो मौका दिया हम लोग को आपके सामने बोलने के लिए, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे फादर का 1998 में डेथ हुआ था तरेम नक्सली अटैक में। वो मेरी मम्मी उस दिन करवा चौथ का व्रत कर रहे थे। उस दिन पापा का छुट्टी का डेट रहा, पर उनको कहीं ट्रक लेके जाना पड़ा, व्हीकल लेके जाना पड़ा, और आर्मी को लाने का था कहीं से। गए, जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, आते समय जब आर्मी को लेकर वापस आ रहे थे तो उनका ब्लास्ट में डेथ हो गया। बोर्ड एग्ज़ाम की ड्यूटी में शहीद हुए थे। जो नक्सली थे वो जो स्कूल वाले यूनिफॉर्म होता है वो वाले ड्रेस पहनकर हमला किए थे मेरे पापा को। और उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे। मेरी बहन 2 मंथ की थी। उसको आज ये लगता है कि आज मेरे पापा रहते तो क्या होता। और वो नक्सलियों को के नाम से इतना चिढ़ती है मेरी बहन, आज वो मिल जाए तो मैं उनको क्या करूँगी ऐसा सोचती है। ट्रेंड स्पीकर नहीं है पर आपको उनका दर्द ज़रूर टच किया होगा। और ऐसे हज़ारों फैमिलीज़ हैं
हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के, जो इन माइंडलेस वायलेंस में जिनको अपने परिवार से किसी ना किसी को खोना पड़ता है। और इसीलिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है और भारत के हर इंसान को देखनी चाहिए कि हमारे ही देश के लोगों को इस तरह मार रहे हैं। हम जब बस्तर में थे तो हमें एक इंसान ने बहुत दिल दहला देने वाली बात बोली थी। वो हंसते हंसते कह रहा था लेकिन बात बहुत गंभीर थी। उसने कहा कि ऐसा है कि जब तक हमारे यहाँ 25, 30, 40 लोग नहीं मरते तब तक बड़े शहरों के मीडिया में हमारी इस बात की चर्चा नहीं होती। मतलब अगर 2-5 लोग एक साथ मर जाएं तो इसके बारे में मीडिया बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता, ये खबर भी नहीं छपती। हमारी फिल्म में जो कहानी है कि भारत का झंडा फहराने के लिए एक औरत के पति को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, टुकड़ों में काट दिया गया, आज तक कोई भी मीडिया वाला उस औरत के पास नहीं पहुंचा। तो ये एक क्यों, और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक नैरेटिव बिल्ड जो किया गया है कि ये नक्सली जो हैं ये अच्छे हैं, ये जो हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। आपने देखा कैसे लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, अपने फैमिलीज टूट रहे हैं, और इनको अच्छा दिखाने की साजिश जो चल रही है डेकेड से, उसे इस फिल्म में हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है। So now if you have any question answers for anybody, if Dada wants to speak something he will, but otherwise you can ask questions to them or to us, anybody, we are here. So what you have seen is already censored by the Censor Board of India. There is a due process. They ask for evidence of everything that we are claiming to be true. केरला स्टोरी के वक्त ये प्रोसेस 2 महीने चला था। हमने 200 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए थे, 2 घंटे की वीडियो फुटेज दी थी। उसके बाद वो फिल्म एक्सपर्ट्स को उन्होंने दिखाई थी जो केरला के विषय पे एक्सपर्ट होते हैं। उसके बाद उस फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया गया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हमने प्रोवाइड किए, हर एविडेंस हमने प्रोवाइड किया। एविडेंस को स्क्रूटिनाइज करने के बाद उन्होंने एक एक्सपर्ट को बुलाया था और उन्होंने उसको जब सब मटेरियल देखा, उसके बाद जब स्क्रीनिंग कमेटी ने देखी फिल्म को, तो उन्होंने इसे एडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट देते हुए कुछ चेंजेस के साथ क्लियर की हुई है। तो अक्सर ये धारणा होती है कि सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को रोकेगा, बट आई मस्ट से कि सेंसर बोर्ड ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रोसेस में हमारे साथ चले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि और भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन आई फील के इट्स बीन अ टेरिफिक जर्नी। केरला स्टोरी और बस्तर ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। केरला स्टोरी एक एक्सीडेंटली मैं कुछ इंसिडेंट्स के सामना हो गया था मेरा, और उसके बाद एज अ फिल्म मेकर मेरी एक प्रोसेस है कि मैं उसको ढूंढने लगे। तो केरला स्टोरी की इतने बड़े एक साजिश मेरे सामने एक एक करके स्लाइड शो की तरह आते गया और उसको मैं समेट के केरला स्टोरी बनाया था। बस्तर की हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है। जो आइडियोलॉजी ये हिंसा का बस्तर में थोप दिए है, वो आइडियोलॉजी जिसको आप माओवाद बोलिए, रेडिकल पीसेंट मूवमेंट बोलिए या नक्सलिज्म बोलिए, ये मेरी जो जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी, वहाँ से जस्ट 40-42 किलोमीटर दूर है नक्सलबाड़ी करके एक जगह है जहाँ पे इस आंदोलन की 1967 में शुरुआत हुई थी। 1967 से ये मूवमेंट आज तक मतलब ऑलमोस्ट लाइक 55-56 साल जैसे ये मूवमेंट इवॉल्व होता गया पूरे देश में। नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल आया, साउथ बंगाल से बिहार, फर्दर साउथ झारखंड गए, झारखंड से कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, बोलांगीर, मालकानगिरी उड़ीसा में, उसके बाद गढ़चिरौली, पालघर महाराष्ट्र की, और साउथ गए तो बस्तर आया, छत्तीसगढ़ की सदर्न पोर्शन आया, उसके बाद खमाम जो आज आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, ऑलरेडी तेलंगाना में तेभागा मूवमेंट चल ही रहा था करीबन 150 साल से। जो ज़मीन की बंटवारा कैसे होगा, ज़मीन की जो उगाई होगी उसकी बंटवारा कैसे होगा, इसके ऊपर
बहुत दिन से तेलंगाना में मूवमेंट चल ही रहा था और वो अब तक केरल तक गए। तो ये जो लंबा जर्नी था, और ये जो एक आप अगर इंडियन मैप में देखेंगे, ये एक गलियारा जैसा है जिसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है। तो उस समय पे मतलब इमरजेंसी की आसपास में करीबन 143 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री EWE का हिस्सा था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की एक कैटेगरी बनाया गया था भारत सरकार में, उसकी हिस्से में आता था। तो और बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलैरिटी हो गया था, क्योंकि देश में उस समय पे देश समहाउ ठीक नहीं चल रहा था। बेरोजगारी बोलिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलिए, कुछ भी एस्पेक्ट में इस देश में बहुत क्षोभ था, बहुत गुस्सा था लोगों की मन में, एक किस्म की एजिटेशन में सब लोग बाहर आना चाहते थे। तो ये मूवमेंट, ये आइडियोलॉजी उस मूवमेंट को पकड़ लिया था। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, यहाँ पे भी आपने देखे है अभी टेलर में कि 100 years ऑफ कम्युनिज्म, 100 million डेड। ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी कभी डेमोक्रेटिक सेटअप में काम नहीं किए हैं। जब से ये आइडियोलॉजी दुनिया में आए, वो चाइना बोलिए, रशिया बोलिए, कंबोडिया, अल्बानिया, कोरिया, इनको डिक्टेटरशिप की एक माहौल चाहिए। ये लोग फ्यूडलिज्म के साथ लड़ सकते हैं, एनार्किज्म के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी काम नहीं किए। हमारे देश में हर 20 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है, भाषा बदल जाता है, खाना बदल जाता है, लोगों की व्यवहार बदल जाता है, भगवान की पूजा करने की भगवान बदल जाते हैं। तो ऐसे एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी में कभी ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी काम नहीं की। चाइना में एक होमोजेनियस सोसाइटी था, जहाँ पे ये लोग आए, वहाँ पे पावर में आए, करोड़ों लोगों को मार दिया जो लोग उनके साथ नहीं थे, और पावर कब्जे में ले लिए। सेम रशिया में हुआ, सेम कंबोडिया में हुआ, और आप अभी जीता जाता देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया में। तो ये आइडियोलॉजी जब भारत में आए तो गरीब लोगों के लिए एक लग रहा था कि गरीब लोगों के सामने कुछ एक बात करने की एक औजार मिला, गरीब लोगों की भाषा सरकार तक पहुंचने की। लेकिन जैसे ये आइडियोलॉजी की जो एक कण में एक इश्यूज है, जो हम उस धीरे धीरे सामने आने लगे, और तब ये इनकी जो बाकी देश में जो उनका बोलबाला था वो थोड़ा सा कम होते होते, श्रिंक करते करते सेंट्रल इंडिया में, बस्तर में वो अटक गए। इसलिए कि बस्तर का दो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक तो जो बस्तर जगह है वो चारों ओर इंद्रावती और गोदावरी नदी की कॉन्फ्लुएंस के वजह से उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रा चारों ओर से घिरा हुआ है। और बस्तर की जो छत्तीसगढ़ की साधन पार्ट या बस्तर में जो अबूझमार करके जो जंगल है, करीबन 4,500-5,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक जंगल है। वो जंगल इतना घना है जहाँ पे गूगल मैप तक पहुँच नहीं सकता। तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उसके अंदर नहीं जा सकते। उसके अंदर 3-4 हज़ार गाँव हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग आज भी भारत की डेमोक्रेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है उन लोगों की। उन लोग आज भी इन लोगों को माशिया बनते हैं, जो डरा के धमका के पिछले 50 साल में उस जगह पे उन लोगों ने अपना अखाड़ा बना के रखा है। तो आपको, जैसे मैं चाइना की बात की, रशिया की बात की, आपको जान के हैरान होगा, चाइना इतना बड़ा एक देश है, लेकिन आपको अगर मैं पूछूं चाइना की 4 शहर का नाम बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे। अमेरिका का 10 शहर का नाम बोल देंगे, क्योंकि इन लोगों की, इन आइडियोलॉजी की एक मोडास ऑपरेंडी ये है कि ये आइडियोलॉजी इतना सीक्रेसी मेंटेन करता है, ऐसे एक एनक्लेव बनाता है, एनकैप्सुलेट कर लेता है कि उनको जो सच्चाई वो बोलेंगे, जो सच्चाई वो दिखाएंगे, वो ही सच्चाई आपके पास, आप तक पहुंचेगा। आप उनके अंदर नहीं जा सकते। उसके मतलब आप बिलीव करिए, मैं पिछले कई दशकों से जा रहा हूं बस्तर में, आज तक अबूझमार जंगल की ज़्यादातर हिस्से तक पहुंच नहीं पाए। जगरगुंडा करके एक जगह, यहाँ पे जगरगुंडा से भी आए हुए हैं, वहाँ तक मैं पहुंच नहीं पाया, कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं पहुंच पाता है। तो जब मुझे जैसे मैंने बोला कि मेरा जन्म हुआ और ये मूवमेंट की इवोल्यूशन होना शुरू हुआ,
तो आप बोल सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट भी जगने लगा, क्योंकि ये जहाँ पे शुरू हुई थी बंगाल में, ये इसका एक भयंकर रूप हम लोगों ने देखा था। मतलब घर से बच्चे मतलब 15-16 साल के ऊपर की लड़के लड़की बाहर चले जाते थे, मतलब अपने घर में नहीं रह सकते थे। पुलिस का पर्ची पहुंच जाता था कि कल तुम्हारे बच्चों को अरेस्ट करने आएंगे। मतलब एक मैं बोलूँगा तो घंटों भर लग जाएगा कि मेरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व था। तो मैं इसलिए मुझे इतना बारीकी से मालूम है। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने फिल्म बनानी है मेरी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आया कि मुझे ये बस्तर का कहानी बोलना है, जो पूरे इंडिया से रिजेक्ट होके एक छोटा सा जगह जहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी वनवासी है, और गरीब किसानों को एक बंधक बना के अपने जायदाद को कब्जे में रख दिए है। क्योंकि वहाँ से जो तेंदुपत्ता की उनको लेवी मिलता है, उनको वहाँ से जो आयरन और की वो मिलता है, इससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क को चलाने का मौका मिलता है इन लोगों की। तो ये एकदम घर की तरह इसको रोक के रखा है कि जहाँ पे आज तक आपने यहाँ पे एक कैरेक्टर देखा जो बंदूक लेके आग जला रहा है, लोगों को काट रहा है, हमारी जवानों को शहीद कर रहा है। वो जो कैरेक्टर, जिसको ओरिजिनल कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए बनाए, पिछले 25 साल से उसको पकड़ नहीं पाए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस। आज भी वो लड़ाई जारी है, उसको ढूंढने की लड़ाई जारी है। अच्छी बात यह है कि पिछले 10-12 साल में बस्तर में रास्ता बनने की वो शुरू हुई। आज मुझे सुबह ये भाई साहब बोल रहे थे, रास्ता की क्या बात कर रहा है, बस्तर में रास्ता डमर या पानी से नहीं, जवानों की खून से बनता है। ये भाई साहब ने अभी मुझे आधा घंटा पहले बताए। पेड़ के नीचे दौड़ना अगर सिनेमा और एंटरटेनमेंट है, तो मुझे लगता है केरल स्टोरी एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन चेंज किया है। इस देश में एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन चेंज किया है और देश को बोला है कि हम दर्शकों को आप पागल मत बनाना, ये सारे नाचा गाना ओनली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी स्टॉक ट्रूथ को सामने लाना भी एंटरटेनमेंट है। तो हमारी ये प्रयोग में नेक्स्ट है बस्तर। एंड अगेन आई से दैट विपुल जी जैसे प्रोड्यूसर अगर और आएंगे, मुझे बहुत डाउट है कि इस देश में कितने प्रोड्यूसर की इतने ताकत है ये फिल्म बनाने के लिए। अपने मुझे मालूम है विपुल जी केरल स्टोरी के लिए कैसे कैसे पैसा ऑर्गेनाइज किया था, मुझे मालूम है। तो ऐसे साहस दिखाना, ऐसे करेज में सारे न्यू एक्टर्स को लेके आना, ये बहुत आसान काम नहीं है। और मैं आप लोगों के सामने मेरा डिमांड कर सकता हूँ कि आप लोग सेंसिबल, और आप लोगों जैसे मैंने बोला केरल स्टोरी में आप लोगों की योगदान इतना था, बस्तर की एम्बेसडर बनना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये कहानी आपको ले जाना पड़ेगा। हम 20 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ पब्लिसिटी में खर्चा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जितने पैसा था फिल्म बनाए, बहुत जान से फिल्म बनाए। मतलब इसमें देखने पता चल गया वो एक्शन बहुत है। इस एक्शन डायरेक्शन करने के लिए हमने बेंगलोर से एक चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री से वन ऑफ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर को लेके आए थे, जिन्होंने कांतारा और केजीएफ जैसे सक्सेसफुल फिल्म की एक्शन डायरेक्शन की है। तो हमने टेक्निकली इस फिल्म को सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की है और मेरी दावा है कि हमने बनाया। और भाई साहब प्लीज़ जो गैलरी में बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जिम्मेदारी आपको भी बनता है, क्योंकि आप और हमारी रिलेशनशिप ही इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जिंदा रखते हैं। क्या बात है। तो ये फिल्म की एम्बेसडर हमने बना दिया, इसको सबको दिखाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। Yes, it is a 180-degree shift. Neither am I the bar dancer I was in Sunflower. Neither am I Neeja Madhavan. Neeja Madhavan, though, is someone who is so aspirational, is someone who I think every girl who will watch this movie will feel that she would want to be her. The strength that she shows in situations, I wouldn't mind even being 1/4 of her, because the strength that she shows in situations that are so emotional, like you saw the 76 Jawans, unko jab mara tha, and I mean she saw it, but she held her emotional strength and she didn't break down in front of everyone. So that's very different from what I am in real life. Also in real life, I think I'm quite emotional, though I try to hold in my emotions and not show them, but nothing close to her strength. This heroic character, मैं actually मिली थी CRPF लड़कियों से, and
वो लड़कियां अगर आप मिलोगे उनसे इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके आईज़ में ना एक फियरलेसनेस है, डर बिल्कुल नहीं है. यू कैन जस्ट सी इट व्हेन यू लुक इनटू देयर आईज़. एक लड़की थी जो 7 months प्रेग्नेंट थी एंड उन्होंने बताया नहीं था बिकॉज वो अपनी ड्यूटी से इतनी कनेक्टेड थी कि शी वांटेड टू डू इट टिल द डे दैट शी कुड पॉसिबली बी देयर. फिर एक बार नदी पार करना था, उसको शूलेसेस बांधने थे, तो दैट्स व्हेन पीपल फाउंड आउट दैट शी इज़ प्रेग्नेंट. दीज गर्ल्स गो थ्रू, आई मीन यहाँ पे हमारे रियल लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है एंड वी फील माई गॉड द वर्ल्ड हैज़ कम टू एन एंड. बट यहाँ पे व्हाट दीज गर्ल्स गो थ्रू इज़ यू कांट इवन इमेजिन. वो अपने बैग्स पे बैकपैक में कुछ 8-10 किलो का वज़न होता है और फूड, बिकॉज यू डोंट नो कितने टाइम के लिए आप जंगल में रहने वाले हो. तो इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट्स, वो सब, बिकॉज जो पेड़ है वहाँ पे वो नक्सली लोग वो पेड़ को भी पॉइजन करते हैं ताकि अगर डेस्परेशन में कुछ बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं और कोई फ्रूट आपने लेके आप खा लिए तो आप वो फ्रूट से मर जाओ. लीव्स के नीचे बॉम्ब्स लगे हैं कि वो एक्सप्लोड हो ताकि आपके पैर वो उजड़ जाए. तो हर जगह से यू पास थ्रू अ रिवर, आप पूरे भीग चुके हो, सपोज़ रेनी सीजन में है पर आपको चुपचाप वहाँ रहना है. एक लड़की मुझे बता रही थी कि नोज़ रिंग और ईयर रिंग्स भी नहीं पहन सकते बिकॉज जब भी हम कैरेक्टर का लुक डिज़ाइन कर रहे थे तो वी वर सेइंग शायद एक शी सेड नहीं क्योंकि जब भी मून लाइट रहता है वहाँ पे तो वो मून लाइट उनके ईयर रिंग या नोज़ रिंग पे रिफ्लेक्ट होगा और फिर वो नक्सली लोग कहीं पे भी छुपे हो सकते हैं और अगर उन्होंने देखा तो वो मार देंगे. तो शी सेड कोई भी ऐसे रिफ्लेक्टिव चीज़ मत रखो. तो इवन द वॉच, सुदीप्तो सर एंड विपुल सर सेड इतने डिटेल में जाएंगे तो इवन माई वॉच डजंट हैव एनी रिफ्लेक्टिव सर्फेस इफ यू सी. सो we worked a lot on the character, but again I can't I mean nothing to what these girls do in real life. I've tried as an actor. मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है तो जितना मैं as an actor contribute कर सकती हूँ and ऐसी फिल्म में thank you विपुल सर, सुदीप्तो sir for taking me in this, making me part of this, making me part of all their stories. And for me a film, जैसे मैंने केरला स्टोरी में भी कहा था, the film is a success when the people first is a success when the people who are you know जो जुड़े हुए हैं, जैसे I would wait for their reviews and I would really want to know आप लोगों को क्या लगा फिल्म देख के, have we done justice to it, and अगर वो हुआ है then I think हम लोग सफल है. But as an actor that little contribution that I can do for my country I feel in films like this. पंकज जी, एक्शन की ट्रेनिंग तो I think हर चीज़ में काम आती है बिकॉज एक्शन की ट्रेनिंग आपको फोकस और डेडिकेशन में ट्रेन करती है. तो इवन अगर आपको कोई कैरेक्टर प्ले करना है जिसमें शायद डांस हो या कुछ और हो या वो भी नहीं हो पर आपका फोकस वो ट्रेन करता है, जैसे मार्शल आर्ट फॉर्म जैसे सिलम्बम, क्योंकि अगर आप सिलम्बम कर रहे हो तो आप को इतना फोकस्ड होना चाहिए कि वो लकड़ी आपके सर पे नहीं लगे. तो आई थिंक एक्शन की ट्रेनिंग यहाँ पर बस्तर में जो एक्शन है वो बहुत अलग किस्म का एक्शन है. लाइक जैसे मैंने कमांडो में किया था एक्शन, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है और वहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ, जैसे सुपर हीरो ऑलमोस्ट वैसे है, फिक्शनल वर्ल्ड में है. तो वो मज़ेदार पंच लाइन्स आएंगे और कोरियोग्राफ्ड एक्शन लाइक वो 1 2 3 4 पंच किक डक, ये वो सब है. इसमें जो गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं, सुदीप्तो सर चाहते थे कि बहुत रियलिस्टिक लगे तो 6-8 किलो के गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं. मेरा बैग अभी तक ठीक नहीं हुआ है और मैं अभी चप्पल ही पहन रही हूँ. इफ़ यू नोटिस मैं कोई भी इवेंट में भी जाती हूँ और खूबसूरत लहंगा भी पहन रही हूँ, मेरे नीचे में सिर्फ चप्पल, मैं हील ही नहीं पहन पा रही हूँ बिकॉज ही इंसिस्टेड कि रियल लगना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग लगनी चाहिए. आई हैड टू पुट ऑन वेट, 10 किलो वज़न मैंने बढ़ाया, बट वी थॉट कि हेल्दी तरीके से बढ़ाए बिकॉज जो लड़कियां हैं वो स्ट्रॉन्ग है. इट्स नॉट कि अनफिट है, बहुत ही फिट है, पर ऐसे जंगल में अगर आपको 2-3 दिन में रहना है और शायद खाना नहीं मिलेगा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू कॉम्बैट दैट. नहीं, वो दिख भी रहा है, एफर्ट आपका दिख रहा है. थैंक यू सर. तो केले खाए, अलसी के लड्डू खाए और हाँ वेट ट्रेनिंग भी की मैंने ताकि मैं थोड़ी दुबली पतली नहीं लगूँ. जो प्रश्न आपने मुझसे किया पहले प्रश्न पे, तो कि NSD के 3 साल से पहले मैं 2001 से भोपाल में थिएटर ही करती आई हूँ. मैं बचपन से थिएटर किया है. तो आप हर चीज़ सीखते हैं, कुछ चीज़ें उसमें से लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं. मैं जब से फिल्मों में काम कर रही हूँ, जब से मैंने शुरुआत किया, मैंने किरदारों को जाना. थिएटर में जितनी एक्सरसाइजेस होती थी, जितनी चीज़ें होती थी, वो एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस होता है 24/7. आप कोशिश करते हैं क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा. जब फिल्म की स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है
तो जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ते समय कोई चीज़ तय नहीं करती, मैं हमेशा उसका जो मेन इमोशन है उससे जाने की कोशिश करती हूँ। हर फिल्म एक दूसरे से अलग होती है। बस्तर मेरे लिए बहुत ही अलग थी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा, मैं सबसे पहले तो हाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, बस्तर वनवासी जंगल एक ऐसी जगह जो सभी के लिए है। दुनिया में नेचर ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सबके लिए बनाई है। जो सब लोग जहाँ पैदा हो रहे हैं, सबके अपने राइट्स हैं, सबकी अपनी चीज़ें हैं, और उनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। हर आदमी हर एक दिन ग्रो करता है, तो वो ग्रोथ कोई किसी से कैसे छीन सकता है? चीज़ें कैसे हो सकती हैं? फिर जब रत्ना पे आई कि रत्ना, वहाँ की माएँ, वहाँ के लोग, किस तरीके से क्या हो रहा है ज़िंदगी में, तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है और कुछ चीज़ों को आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। मैंने जब तय किया कि मैं, जो टेक्निकल चीज़ें वो तो आएंगी, उसको तो करना ही है, पर कुछ चीज़ों को छोड़ के रत्ना की तरह सोचना पड़ेगा। अगर मकसद क्लियर रहे कि क्या करना है, मेरा मकसद था, मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी थी, मुझे मेरा परिवार जो खोया उसके लिए अपनी बात करनी थी और आगे बढ़ना था। मैंने वो एक सिंपल मकसद लेकर चली हूँ, और उसके इर्द गिर्द मुझे अगर सर ने बोला कूद जाओ, आगे कूद जाओ, तो मैं कूद गई। मुझे बोला रस्सी पे चलना है, चल जाओ, मैं चल गई। मैं कैसे कर पाई मुझे नहीं पता। मैं खुद हर दिन शूट पर इतना सरप्राइज़ होती थी कि सच में इंदिरा, शायद इंदिरा को बोलोगे नहीं कर पाएगी, पर जैसे ही मैं कपड़े पहन के तैयार होकर अपनी चीज़ों में जैसे ही जा रही हूँ, वो कुछ एक अलग शक्ति आ गई। जैसे वो बोलते हैं ना, कुछ अलग ही हो रहा था। और अपने आप को पूरी तरीके से सौंप देना जो होता है ना, कि फिर आप सोचते नहीं हो, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और आप अपने आप को पूरे तरीके से झोंक देते हो। जैसे कि मैं इन लोगों को देख रही हूँ, मैंने जब, जो मेरी मदद के लिए 24/7 अवेलेबल थी, जिन मैम से मैंने बातचीत करी, जो मुझे हर प्रश्न का जवाब देती थी, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला था। उन्होंने कहा था कि ये सब लोग, इतना एक्सेप्टेंस का लेवल पार हो चुका है, इतना पेन पार हो चुका है कि वो जब अपनी बात कह रहे हैं ना, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे खाना खा रहे हैं। अपने जीवन में चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना कि यही हुआ है और आने वाले दिनों में यही होने वाला है। मैं ऐसे हो गई ना कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जब हम इसे रिक्रिएट करेंगे, जब हम इसे पोर्ट्रे करेंगे, और अगर मैं इमोशनल हो रही हूँ पर मैंने उनको देखा है वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं अपने परफॉर्मेंस में, अपने काम में इतनी सच्चाई रखनी पड़ेगी कि जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं और अपनी कहानी बता रहे हैं, वैसे ही मैं भी रत्ना की कहानी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ईमानदारी से बता पाऊँ कि मैं कहूँ ना और आपको फील हो जाना चाहिए। माँ का किरदार निभाना कितना मुश्किल था? माँ तो मेरी माँ सिंगल पेरेंट है। मेरे फादर को मैंने कभी देखा नहीं, तो एक तरीके से जिस तकलीफ़ से, जैसे इनको तो ये लोग अपनी बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, मैं सुना उनको कि किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी के परिवार में हुआ, किसी के फादर को ख़त्म कर दिया, किसी को कुछ। मैं एक तरीके से अपने आप को उनका हिस्सा ही समझ के चल रही थी, क्योंकि मैंने अपने फादर को कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं, और मैंने अपनी माँ को हमेशा देखा है। और मैंने देखा है कि जिस तरीके से, जिन चीज़ों से होते हुए सोसाइटी में वो इतना अपना सर ऊंचा रख के खड़ा रखी है हमेशा, उन्होंने हर सोसाइटी से ऑपोजिट जाके, जैसे माँ क्या बोलती है, काम करो, चीज़ें करो, शादी करो, घर चले जाओ, फैमिली तो यही होती है ना, परिवार बनाना तो हर एक औरत का सपना होता है। जब आप कंसीव करते हैं ना, जब आप बच्चा पैदा करने वाले होते हैं, आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है मेरा बच्चा या बच्ची बड़े होके क्या करेगी, देश के लिए क्या करेगी, है ना। हम तो यही सोचते, जो हम नहीं कर पाए वो हम हमारे बच्चों से चाहते हैं। जो चीज़ें मेरी माँ नहीं कर पाई वो हमेशा बोलती थी मैं चाहती हूँ इंदिरा तू कर। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि किसी के माँ से उसका बच्चा छीन ले रहे हैं और वो देश के लिए नहीं काम करने वाला है, शायद वो कुछ और ही करने वाला है जो माँ चाहती भी नहीं है। तो मैं इतना रिलेट कर पा रही थी और मुझे लगता है मैं मेरी माँ को देखा है हर चीज़ से लड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, और कभी वो पीछे हटी नहीं, वो कभी डरी नहीं। तो मुझे लगता है कि माँ का बहुत हाथ है, जिस वजह से मैंने उनको इतने करीबी से इतना जाना है कि मैं एक माँ को पोर्ट्रे कर पाई और मैं हज़ारों माँओं को पोर्ट्रे कर पाई हूँ। तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी डबल ट्रिपल हुई है ना कि आने वाली ज़िंदगी में, भविष्य में मेरे आसपास कभी किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो पहली शख्स रहूँगी जो हर तरह से उनके लिए खड़ी रहूँगी और उनके लिए बोलूँगी और अपने लिए भी बोलूँगी।